अगर हम सिर्फ आंकड़ों की बात करें ना, तो एक कार एक्सीडेंट में जान जाने का जो चांस है वो लगभग 5000 में से एक होता है। राइट, बिल्कुल। और वहीं अगर हम किसी कमर्शियल फ्लाइट की बात करें तो हवाई जहाज के क्रैश होने की संभावना 1,10,00,000 में से एक है। यानी लॉजिक के हिसाब से कार का सफर जहाज से हजारों गुना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन असल जिंदगी में हम क्या देखते हैं? एग्जैक्टली हम देखते हैं कि लाखों लोग फ्लाइट में बैठने के नाम से ही डर जाते हैं, पसीने छूटने लगते हैं उनके। पर वही लोग रोज बिना सोचे कार में बैठते हैं और बेखौफ होकर हाईवे पर निकल जाते हैं। आज की इस गहरी पड़ताल में हम इसी अजीब सी इंसानी फितरत को एक्सपोज करने वाले हैं कि आखिर हमारा दिमाग सबसे सुरक्षित जगहों पर खतरे का सायरन क्यों बजाता है। इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा आप कह सकती हैं कि हमारे दिमाग का एक डिजाइन फ्लॉ है, एक बनावटी खामी है। क्योंकि हमारा जो दिमाग ना वो डेटा या आंकड़ों से नहीं डरता। तो वो किस चीज से डरता है? वो डरता है ड्रामा से, उन तस्वीरों से जो वो खुद अपने अंदर बनाता है। जब कोई इंसान हवाई जहाज के बारे में सोचता है ना, तो उसे एक बहुत ही सिनेमैटिक और भयानक क्रैश की तस्वीर दिखती है। लेकिन कार चलाते वक्त उसे लगता है कि स्टीयरिंग उसके हाथ में है, कंट्रोल उसके हाथ में है। कंट्रोल का इल्यूजन। राइट। और यहीं से उस चीज का जन्म होता है जिसे हम वोरी यानी चिंता कहते हैं। और यही वोरे हमारी आज की इस चर्चा का मेन फोकस है। लेकिन मैं यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, हम यहाँ कोई मोटिवेशनल ज्ञान या वो थिंक पॉजिटिव वाली खोखली बातें नहीं करने वाले। अगर हम सच में इसके कोर में जाएं तो एक बात बहुत डार्क और साफ है, वोरी एक ठग है, बहुत बड़ा ठग है। बिल्कुल। ये इंसान का कीमती समय, उसकी एनर्जी और उसके बेहतरीन दिन चुरा लेता है और बदले में सिर्फ खोखलापन देता है। और इस ठग की सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? ये कभी सामने से वार नहीं करता। ये हमेशा एक भविष्यवाणी की तरह आता है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, और बस इंसान अंदर से पैरालाइज हो जाता है। इसलिए आज का मिशन यही है कि हम इस नकली डर के मनोविज्ञान को डिकोड करें और उन प्रैक्टिकल हथियारों को समझें जो इस ओवरथिंकिंग को जड़ से उखाड़ सकते हैं। तो अगर इस ठग को पकड़ना है तो सबसे पहले इसके काम करने का तरीका समझना होगा। मुझे लगता है कि जो लॉ ऑफ एवरेजेस है, आंकड़ों का नियम, वो इसका सबसे बड़ा एंटीडोट हो सकता है। मेरा मतलब है, क्या हम अपने दिमाग को एक ओवर एक्टिव सिक्योरिटी गार्ड की तरह देख सकते हैं? ओवर एक्टिव सिक्योरिटी गार्ड कैसे? मतलब एक ऐसा गार्ड जिसे रखा तो बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए गया था, लेकिन अब वो इतना डरा हुआ है कि झाड़ियों में कोई बिल्ली भी हिलती है ना, तो वो पूरी बिल्डिंग का फायर अलार्म बजा देता है। हाँ, ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। और वो गार्ड ऐसा कर क्यों रहा है? इसके पीछे हमारी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है। हमारा जो दिमाग है वो इस मॉडर्न दुनिया के लिए नहीं बना है, वो जंगलों में जिंदा रहने के लिए डिजाइन हुआ था, जहां सच में खतरे होते थे। एग्जैक्टली। जंगल में अगर झाड़ी के पीछे शेर होने की जरा सी भी पॉसिबिलिटी है ना, तो दिमाग का काम था तुरंत पैनिक बटन दबाना। क्योंकि अगर वो शेर निकला और इंसान ने रिएक्ट नहीं किया तो कहानी वहीं खत्म। यानी हमारा दिमाग प्रोबेबिलिटी पर नहीं बल्कि पॉसिबिलिटी पर रिएक्ट करने के लिए वायर्ड है। पर आज के टाइम में तो हम जंगल में नहीं है ना। आज झाड़ियों के पीछे शेर नहीं है, आज झाड़ियों के पीछे बॉस का कोई ईमेल है या बैंक का कोई मैसेज है। लेकिन हमारा दिमाग उस ईमेल को देखकर भी वही केमिकल रिलीज कर रहा है जो वो शेर को देखकर करता था। बिल्कुल वही पैनिक। हाँ, तो इस बायोलॉजिकल अलार्म को हम शांत कैसे करें? जब दिमाग पॉसिबिलिटी के लूप में फंस जाए तो उसे लॉजिक पर वापस कैसे लाए? यहीं पर लॉ ऑफ एवरेजेस का असली प्रहार होता है। हमें डेटा का इस्तेमाल करना पड़ता है। साइकोलॉजी में इस पर बहुत गहरी रिसर्च हुई है कि इंसान जिन चीजों की चिंता करता है उनमें से कितनी हकीकत में सच होती हैं। और वो आंकड़ा वो डेटा इतना हैरान करने वाला है ना। रिसर्च कहती है कि 85% फिक्रें कभी होती ही नहीं। 85%? मतलब ये तो सच में सब कुछ एक्सपोज कर देता है। हाँ, उनका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं होता। इसका तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान 100 अलग अलग डरावने ख्याल बुन रहा है तो उनमें से 85 तो सिर्फ एक बुरी फिल्म की तरह है, एक ऐसी फिल्म जो कभी रिलीज ही नहीं होने वाली। राइट। और जो बाकी 15% बचता है, जरा उसका भी गणित समझ लेते हैं। उस 15% में से लगभग 8% ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें इंसान अपनी तैयारी या थोड़े से एक्शन से संभाल सकता है, यानी वो कंट्रोल में होती हैं। बिल्कुल। तो अगर हम पूरा फिल्टर लगा दें तो केवल 7 या 8% ही ऐसे डर बचते हैं जो सचमुच होते हैं और जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन अब एक आम इंसान की ट्रेजेडी देखिए। वो 7% के लिए जो शायद कभी हो या ना हो,
अपनी 100% मानसिक ऊर्जा को जलाकर राख कर देता है। ये तो अगर हम अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो बहुत ही भयानक डील है। किसी ऐसी चीज के लिए पूरी तरह दिवालिया हो जाना जिसका शायद कोई वजूद ही ना हो। पर यहाँ एक उलझन है। मान लिया कि 85% डर नकली हैं, लेकिन उस 7 या 8% का क्या जो सच में हमारी जिंदगी में आ जाते हैं? जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, कोई असल परेशानी, कोई कड़वा अनुभव या किसी की कही हुई कोई बहुत ही चुभती हुई बात। उस वक्त तो इंसान का दिमाग बस उसी एक लूप में फंस जाता है। उस वक्त अपनी मेंटल एनर्जी को कैसे बचाएं? इस स्थिति के लिए ना हमें फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की दुनिया से एक कॉन्सेप्ट उधार लेना होगा। शेयर बाजार में एक नियम होता है जिसे स्टॉप लॉस ऑर्डर कहते हैं। स्टॉप लॉस जो ट्रेडर्स यूज करते हैं। एग्जैक्टली। एक समझदार ट्रेडर कभी भी इमोशंस के बेस पर ट्रेडिंग नहीं करता। जब वो कोई शेयर खरीदता है तो पहले से तय कर लेता है कि अगर कीमत गिरनी शुरू हुई तो एक लिमिट पर वो नुकसान रोकेगा और बाहर निकल जाएगा। वो उम्मीद में नहीं बैठा रहता। हाँ, वो गिरते हुए शेयर को पकड़कर दुआ नहीं करता कि शायद कल कीमत वापस बढ़ जाए। तो अगर इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर लागू करें तो क्या हम ये कह रहे हैं कि हर परेशानी या हर नेगेटिव थॉट की एक कीमत पहले से तय होनी चाहिए? 100%। हम सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल गलती यही करते हैं कि हमारी भावनाओं का कोई बजट ही नहीं होता। इंसान अपना सुकून फ्री में बेच देता है। फ्री में बेच देता है। ये बहुत चुभने वाली बात है। क्योंकि यही सच है। दफ्तर में किसी ने कोई हल्की सी आलोचना कर दी या रास्ते में किसी से बहस हो गई और हम उस 5 मिनट की घटना को लेकर पूरे वीकेंड तक सोचते रहते हैं। हमने एक 5 मिनट की प्रॉब्लम के लिए अपने 48 घंटों का सुकून दांव पर लगा दिया। ये दुनिया का सबसे महंगा और नुकसानदायक सौदा है। और सबसे बेवकूफ़ी भरा भी। ऐसा लगता है जैसे हमने अपनी मानसिक शांति को एक खुला बैंक अकाउंट बना रखा है, बिना किसी पासवर्ड के। हाँ, कोई भी राह चलता इंसान आता है, अपनी कुंठा, अपना फ्रस्ट्रेशन हमारे सामने फेंकता है और हमारे अकाउंट से शांति निकाल कर ले जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली इसे रोके कैसे? भावनाओं को किसी शेयर की तरह बेचना इतना आसान तो नहीं है ना? आसान नहीं है, पर यह एक कॉन्शियस फैसला है। भावनाएं अपने आप नहीं रुकती, उन्हें एक डिसीजन से काटना पड़ता है। मतलब हमें खुद वो कट ऑफ पॉइंट तय करना होगा। राइट। जब कोई बुरी बात हो तो उसी वक्त तय करना है कि मैं इस विचार को सिर्फ अगले 10 मिनट दूंगा, या अगर बड़ी समस्या है तो मैं आज शाम तक ही इस बारे में सोचूंगा। और जब वो टाइम खत्म हो जाए तो एक ट्रेडर की तरह उस विचार को बेच दो। डन, फिनिश्ड, नेक्स्ट। डन, फिनिश्ड, नेक्स्ट। बिल्कुल। उसके बाद उस विषय पर 1 सेकंड की भी एनर्जी खर्च करना खुद के साथ बेईमानी है। मैं इस बात को समझ रही हूँ और आज की चिंताओं पर स्टॉप लॉस लगाना बहुत लॉजिकल भी लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। हम आज पर तो लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन उस नुकसान का क्या जो 10 साल पहले हो चुका है? हमारा बीता हुआ कल। पास्ट की बात कर रही हैं आप? हाँ, लोग आज के बारे में कम और पुरानी गलतियों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। उस पास्ट पर हम स्टॉप लॉस कैसे लगाएं जो पहले ही हमारे अकाउंट से कट चुका है? हमें लगता है हम फ्यूचर कंट्रोल कर लेंगे, पर पास्ट के मामले में इंसान सिर्फ एक इल्यूजन में फंसा होता है। इसे एक बहुत ही सटीक एनालॉजी से समझा जा सकता है। कैसी एनालॉजी? एक बढ़ई यानी कारपेंटर की कल्पना कीजिए। वो एक लकड़ी के टुकड़े को आरी से काट रहा है। ठीक है, लकड़ी कटेगी तो जमीन पे बुरादा गिरेगा। हाँ, सॉडस्ट गिरेगा। अब जरा सोचिए कि वो बढ़ई उस जमीन पर गिरे हुए बुरादे को समेटे और उस बुरादे पे वापस आरी चलाना शुरू कर दे। क्या वो उस बुरादे को दोबारा काट पाएगा? ये तो पूरी तरह से बेसलेस है। मेरा मतलब है बुरादा तो पहले ही कटा हुआ हिस्सा है ना, उसे दोबारा कैसे काटा जा सकता है? वो तो बस हवा में आरी चला रहा होगा। बस यही वो व्यर्थ काम है जो इंसान अपने अतीत के साथ करता है। हमारा बीता हुआ कल बिल्कुल उस बुरादे की तरह है। जो हो चुका वो पहले ही कट चुका है। पास्ट ऑलरेडी कट चुका है। एग्जैक्टली। जब कोई इंसान अपनी पुरानी गलती, पुराने दर्द या किसी ऐसे रिश्ते के बारे में लगातार सोचता है जो खत्म हो चुका है, तो वो दरअसल उसी पुरानी मिट्टी और बुरादे को खंगाल रहा होता है। इसका साइकोलॉजिकल आउटपुट हमेशा 0 होता है। ये विजुअलाइजेशन बहुत डार्क और पावरफुल है, पुरानी मिट्टी को खंगालना। लेकिन इंसान ऐसा करता क्यों है? जब उसे पता है कि वो कल 1 इंच भी नहीं बदलेगा, फिर भी वो उसी दर्द में बार बार क्यों जाता है? ये हमारे दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। दिमाग को लगता है कि अगर वो किसी पुरानी घटना को बार बार एनालाइज करेगा तो शायद अगली बार वो उस दर्द से बच जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। वो कल नहीं बदलता। ये समझना एक बहुत बड़ा शिफ्ट है कि बीता हुआ कल एक क्लासरूम है। ये सजा देने की कोई काल कोठरी नहीं है। वाओ, क्लासरूम है, काल कोठरी नहीं। हाँ,
वहां से सिर्फ एक चीज बाहर लानी होती है और वो है सबक। सबक उठाना है और उस कमरे से बाहर निकल आना है। बुरादे को काटना बंद करना होगा। ये सच में बहुत डीप है। लेकिन चलिए, अगर हम पास्ट के बुरादे को छोड़ भी दें और आज पर वापस आ जाएं, मान लीजिए कि अभी प्रेजेंट में कोई बहुत बड़ा क्राइसिस सामने खड़ा है। ओके। कोई ऐसी समस्या जिसका सोल्यूशन नहीं दिख रहा। ऐसे वक्त में तो दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है ना, एक अजीब सा कंफ्यूजन छा जाता है। जब रास्ता ही नहीं पता तब उस चिंता को कैसे हैंडल करें? ये सिचुएशन हर किसी की लाइफ में आती है और साइकोलॉजी ये मानती है कि कंफ्यूजन ही असल में फिक्र की असली माँ है। मतलब क्लैरिटी का ना होना। राइट। जब इंसान के पास क्लैरिटी नहीं होती तो दिमाग उन खाली जगहों को भयानक कहानियों और डरावनी नतीजों से भर देता है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए न्यूरोसाइंस का एक बहुत ही प्रैक्टिकल 4 स्टेप डिसीजन फॉर्मूला है। 4 स्टेप्स फॉर्मूला? हाँ, और ये कोई मोटिवेशनल थ्योरी नहीं है। ये दिमाग को खतरे के मोड से निकालकर लॉजिक के मोड में लाने का एक तरीका है। तो ये काम कैसे करता है? क्योंकि जब पैनिक हो रहा होता है ना, तब इंसान को फॉर्मूले याद नहीं आते। इसका पहला स्टेप क्या है? इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है समस्या को अपने दिमाग से निकालकर एक कागज पर लिखना और केवल फैक्ट्स लिखना। सिर्फ फैक्ट्स? हाँ, उसमें कोई इमोशन, कोई डर या क्या हो सकता है वाला अनुमान नहीं होना चाहिए। सिर्फ वो लिखना है जो हकीकत में हो रहा है। लेकिन एक मिनट, जब इंसान पैनिक में है तब फैक्ट्स और इमोशंस आपस में इतने उलझे होते हैं कि उन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन लगता है। सिर्फ लिखने से इतना असर कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ दिमाग की एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजी काम करती है। जब प्रॉब्लम सिर्फ हमारे दिमाग में घूम रही होती है ना, तो हमारे ब्रेन का एमिगडाला, जो डर और इमोशंस का सेंटर है, वो हावी रहता है। वो प्रॉब्लम को एक दानव बना देता है। चीजें असली से ज्यादा बड़ी लगने लगती हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे इंसान पेन उठाकर कागज पर फैक्ट्स लिखना शुरू करता है, ये फिजिकल एक्टिविटी हमारे ब्रेन के प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को एक्टिव कर देती है, जो लॉजिक और डिसीजन का सेंटर है। राइट। लिखने की वो फिजिकल प्रोसेस एमिगडाला को शांत कर देती है। यानी हम बेसिकली इमोशंस के सेंटर से पावर कट करके लॉजिक के सेंटर को पावर सप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत लॉजिकल लगता है। तो एक बार फैक्ट्स कागज पर आ गए, फिर दूसरा और तीसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है उन फैक्ट्स को एनालाइज करना। ये देखना कि मेरे पास अभी इसी वक्त क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे मुश्किल कदम, उन ऑप्शंस में से किसी एक को चुनकर एक डिसीजन लेना। और यहीं पर मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग लड़खड़ा जाते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक इंतजार करना चाहिए, और वो फैसले को टालते रहते हैं। हाँ, और चिंता बढ़ती रहती है। ये जो परफेक्शनिज्म है ना, यही असल में चिंता का सबसे बड़ा फ्यूल है। परफेक्शन एक धोखा है। सच्चाई ये है कि एक एवरेज डिसीजन जो आज लिया जाए और जिस पर आज काम शुरू हो सके, वो उस परफेक्ट डिसीजन से 1000 गुना बेहतर है जो कभी लिया ही ना जाए। वाओ, मतलब टालना सोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब हम फैसला टालते हैं तो हम प्रॉब्लम को नहीं टालते, हम सिर्फ अपनी मेंटल टॉर्चर को बढ़ाते हैं। इसलिए एक लॉजिकल ऑप्शन चुनना और उस पर टिके रहना जरूरी है। और मुझे लगता है चौथा स्टेप इसी फैसले को हकीकत में बदलने से जुड़ा होगा, यानी एक्शन लेना। एग्जैक्टली, तुरंत एक्शन लेना। इस पूरी चर्चा में ना जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर बहुत लिमिटेड है। ये एक ही समय में 2 बिल्कुल ऑपोजिट मोड में काम नहीं कर सकता। मेरा मतलब है एक्शन और फिक्र, ये दोनों एक साथ कभी नहीं चल सकते। ये एक प्योर न्यूरोलॉजिकल फैक्ट है। हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है, खासकर जब बात इमोशंस और एक्शन की हो। तो जब हम एक्शन लेते हैं तो फिक्र अपने आप बंद हो जाती है। हाँ, जैसे ही कोई इंसान एक्शन मोड ऑन करता है, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी छोटा सा काम शुरू करता है, तो चिंता का स्विच अपने आप ऑफ हो जाता है। क्योंकि दिमाग की पूरी न्यूरल एनर्जी, उसका पूरा फोकस अब उस मोटर फंक्शन में लग जाता है। डरावनी कहानियां बुनने के लिए दिमाग के पास खाली जगह ही नहीं बचती। एकदम सही, बैंडविड्थ ही नहीं बचती। खाली जगह या खाली समय, मुझे लगता है इस शब्द ने हमारी इस पूरी गहरी पड़ताल के सबसे डार्क कोने पर रोशनी डाल दी है। वो कैसे? देखिए, हमने क्राइसिस के टाइम एक्शन लेने की बात की, लेकिन तब क्या जब जिंदगी में कोई बड़ा संकट ना हो, जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो, फिर भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी और एंजाइटी बनी रहे? अगर हम ओवरथिंकिंग करने वाले लोगों का साइकोलॉजिकल पैटर्न देखें ना, तो उनमें एक बहुत ही कॉमन चीज दिखती है, और वो पैटर्न है बोरियत और खालीपन। मतलब खाली बैठे रहना? हाँ,
इंसान का दिमाग एक हाई स्पीड मशीन है, इसे लगातार कोई ना कोई इनपुट चाहिए। ये शांत बैठने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। तो अगर हम इसे काम नहीं देंगे तो ये खुद को बिजी रखने के लिए चिंता को ही अपना काम बना लेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लोग कहते हैं ना कि मुझे खाली बैठना बहुत पसंद है, वो असल में अपने दिमाग को ओवरड्राइव में जाने का इनविटेशन दे रहे हैं। 100%। इसे अगर एक लाइन में समझना हो तो खाली वक्त वरी का 5 स्टार होटल है। खाली वक्त वरी का 5 स्टार होटल? हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहां चिंता बहुत आराम से अपना सारा सामान लेकर आती है, चेक इन करती है और अपनी पूरी जिंदगी वहीं गुजारने का इंतजाम कर लेती है। ये काफी डार्क है, लेकिन सच में यही हकीकत है। पर यहाँ एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल उठता है। पूछिए। अगर खालीपन इतना डेंजरस है तो क्या इसका इलाज ये है कि बस खुद को पागलों की तरह थकाते रहें? क्या सोशल मीडिया पर घंटों रील स्क्रॉल करना या बस टीवी के सामने बैठे रहना बिजी रहना है? क्योंकि आज के टाइम में हर इंसान किसी न किसी स्क्रीन पर बिजी है, फिर भी एंजाइटी अपने पीक पर है। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है जहां लोग द बिजी क्योर का गलत मतलब निकाल लेते हैं। सिर्फ खुद को थकाना या डिस्ट्रैक्ट करना बिजी रहना नहीं होता। जब कोई घंटों तक फोन स्क्रॉल करता है तो वो दिमाग को कोई काम नहीं दे रहा होता। तो वो क्या कर रहा होता है? वो सिर्फ डोपामीन के सस्ते स्पाइक्स ले रहा होता है, जो एंड में आपकी एंजाइटी की बेसलाइन को और बढ़ा देते हैं। दिमाग को व्यस्त रखने का मतलब है कोई मीनिंगफुल काम करना। कोई सार्थक काम? राइट। कोई ऐसा काम जिसमें फ्लो स्टेट अचीव हो सके, चाहे हो कोई नई स्किल सीखना हो, कुछ गहरी पढ़ाई करना हो, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना हो या फिर इंटेंस वर्कआउट करना हो। जब ध्यान पूरी तरह से किसी मीनिंगफुल चीज पर होता है तब फोकस और चिंता के बीच टकराव होता है। और जीत किसकी होती है? जीत हमेशा फोकस की होती है। तो अगर हम इस पूरे साइकोलॉजिकल सिस्टम को समराइज करें तो ये साफ है कि सिर्फ चिंता मत करो वाली कोई सतही सलाह नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो दिमाग की वायरिंग को बदलने का पूरा फ्रेमवर्क है। राइट। लॉ ऑफ एवरेजेस से उस 85% नकली डर को काटना, स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पीस ऑफ माइंड की कीमत तय करना, बीते हुए कल के बुरादे पर आरी चलाना बंद करना, कंफ्यूजन के टाइम फैक्ट्स लेकर डिसीजन लेना और सबसे बड़ी बात मीनिंगफुल एक्शन लेकर उस खालीपन के 5 स्टार होटल को हमेशा के लिए शट डाउन कर देना। ये एक बहुत ही सॉलिड सिस्टम है। ये ओवरथिंकिंग को एक बुरी आदत की तरह ट्रीट करता है, जिसे सही साइकोलॉजिकल हथियारों से तोड़ा जा सकता है। लेकिन इस पड़ताल को रोकने से पहले एक बहुत ही अजीब सी सच्चाई भी सामने आती है। वो क्या? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सारे टूल्स का यूज करते हैं। वो खुद को बिजी भी रखते हैं, पास्ट को भूलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी रात के अंधेरे में या किसी कमजोर पल में वो चिंता अपना रूप बदलकर वापस लौटी आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सभी बेहतरीन हथियार अभी भी हमारी बाहरी आदतों और लक्षणों पर काम कर रहे हैं। इसके पीछे एक और गहरी परत है, एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जैक्टली। जब तक हम इंसान के अंदर बैठे उस कोर मैं को, उस मूल पहचान को नहीं बदलते, तब तक डर किसी न किसी दरार से अंदर आता ही रहेगा। और इसी जड़ को उखाड़ने के लिए, उस गहरे इनर ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए हमारा ये सफर आगे भी जारी रहेगा। बिल्कुल। पार्ट 3 में हम उस आखिरी परत को एक्सपोज करेंगे। तो उस अगले हिस्से तक के लिए अपने उस अलार्म बजाने वाले सिक्योरिटी गार्ड को शांत कीजिए। उस ठग को अपने आज का एक भी मिनट और मत चुराने दीजिए। पावर बुक हब की इस गहरी पड़ताल को हम आज यहीं रोकते हैं, इस पावरफुल विचार के साथ कि एक्शन लें, क्योंकि एक्शन और फिक्र एक साथ नहीं चल सकते।